नमस्कार दोस्तों, ये बात है 15 अगस्त 1947 की, जब हमारे देश के फर्स्ट पीएम और फ्रीडम फाइटर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी स्पीच के साथ ही अनाउंस किया कि इंडिया अब से एक इंडिपेंडेंस कंट्री है। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, बहुत साल पहले हमने नियति के साथ एक कोशिश की थी और अब समय आ गया है कि हम अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण रूप से पूरा करें। आधे रात के समय जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। एक ऐसा क्षण आता है जो इतिहास में बहुत कम आता है, जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है, जब एक राष्ट्र की आत्मा लंबे समय के बाद सांस लेती है। उनकी स्पीच के ये कुछ शब्द थे और इसी स्पीच के बाद इंडिया बनता है एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री। और आज तक हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और इनफैक्ट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम यूपीएससी या पॉलिटी के स्टूडेंट हैं तो ही हमें डेमोक्रेसी के बारे में पता हो। जिस देश में हम रहते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उस डेमोक्रेसी के बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। डेमोक्रेसी का रूट वर्ड ग्रीक एटिमोलॉजी से लिया गया है, डेमोस प्लस क्राशिया। डेमोस का मतलब होता है पीपल और क्राशिया का मतलब होता है पावर और रूल। सिंपलेस्ट वे में कहा जाए, डेमोक्रेसी इज अ रूल वेयर पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर पावर लोगों के पास होती है। यूएसए के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार दी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। वैसे तो डेमोक्रेसी की काफ़ी डेफिनेशन है, काफ़ी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी की एक कोर डेफिनेशन मानी जाती है। महात्मा गांधी जी ने डेमोक्रेसी के लिए कहा कि आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग दैट गिव द वीक एज द सेम चांस एज द स्ट्रॉन्ग। अब डेमोक्रेसी में काफ़ी क्वालिटीज़ हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने जो डेफिनेशन दी है उसमें कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी को शो करती है। डेमोक्रेसी को बेस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारे डायमेंशन मिलते हैं। अब टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं। डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है उसको हम प्योर डेमोक्रेसी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे डिसीजन लोगों के थ्रू लिए जाते हैं। कोई भी लॉ, पॉलिसी या किसी को भी एडमिनिस्ट्रेशन पर अपॉइंट करना होता है तो लोग एक रेफरेंडम के थ्रू डिसीजन लेते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सबसे पहले ग्रीस की सिटी एथेंस में यूज़ किया गया था इन 507 BC में। देखिए, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो बड़े लेवल पे इसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मानिए कि अगर हम इंडिया के अंदर, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग हैं, अगर हमें कोई भी कानून बनाना है तो यहाँ पे सभी लोगों का भागीदारी होगा क्योंकि वो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो सभी लोग होते हैं, लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी को बड़े लेवल पर यूज़ करना मुश्किल है। लेकिन स्विट्जरलैंड के 5 स्टेट में अब भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज़ होता है और बड़े लेवल पर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। मोस्टली कंट्री इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को ही फॉलो करती हैं। इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह लोग लॉ एंड पॉलिसीज खुद नहीं बनाते। यहाँ पर लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जिन्हें हम एमएलए और एमपीज कहते हैं। वो हमारे लिए लॉ एंड पॉलिसीज बनाते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स की है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, एक प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है। इंडिया, इंग्लैंड ऐसी काफ़ी सारी कंट्री हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करती हैं, जहां हमारे इलेक्ट किए गए लीडर एमएलए स्टेट के लिए सीएम चुनते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलए होते हैं उसी पार्टी का सीएम होता है। और ऐसा ही होता है एमपी के केस में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमपी होते हैं उसी पार्टी का हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है। कभी कभी क्या होता है कि पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन पाती, तो उस समय हमें कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है, मतलब कि गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन की सरकार में पीएम का 5 साल तक रहना एक समस्या का विषय हो जाता है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो उन ड्रॉबैक्स को एक बार देख लेते हैं। अनस्टेबल गवर्नमेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे जो पीएम हैं वो कुछ टाइम पीरियड तक ही रहे हैं, तो इस टाइम पे ऐसा समस्या का विषय हो जाता है देश के लिए। दूसरा है मल्टीपल कोएलिशन, बहुत सारी सरकारों का गठबंधन में आना, तो वहाँ पे भी एक ऐसा समस्या का विषय है कि कोई भी पार्टी 5 साल तक रूल नहीं कर पाती। तीसरा ये है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी अनएजुकेटेड पर्सन भी है, तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। मेरिट ये है कि यहाँ पे आपके एमएलए और एमपीज को एक एरिया दिया जाता है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि उनके पास एक स्पेसिफिक एरिया होता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट हेड होता है, जैसे कि हमारे जो डेमोक्रेसी है पार्लियामेंट्री, वहाँ पे हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। अब डेमोक्रेसी की कुछ आइडियोलॉजी, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं जो अपने आप में इसको और बेटर बनाती हैं। अगर हम मेन आइडियोलॉजी की बात करें तो हमारे यहाँ पे चुनाव, इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं और लोगों को एक ऑप्शन मिलता है अपने बेटर रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करने का हर 5 साल के अंदर। अगर कोई एमएलए एमपी अच्छा काम नहीं कर रहा तो वो लोग उसे हटा सकते हैं और लोगों को एक बेटर ऑप्शन मिलते हैं। डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, वोटिंग राइट्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में ही आपको सभी खूबियाँ मिलेंगी,
लेकिन एक देश लोकतांत्रिक तभी माना जाएगा वहाँ के जो लोग हैं इन सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से यूज में ले सके। अब हम हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं। डेमोक्रेसी का फर्स्ट यूज 507 BC में हुआ था ग्रीस की सिटी एथेंस में। लोग वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज करते थे। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे वैदिक पीरियड का भी बताया जाता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी का यूज होता था। लेकिन हम डायरेक्टली ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी का यूज होता था। एक बुक है अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई है, उसमें जिक्र किया गया है कि जो पंचायत जो सिस्टम था वो वैदिक पीरियड का है। तो उन चीजों से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी का यूज है वो वैदिक पीरियड का भी है। लेकिन इंडिया में बहुत पहले मोनार्की चलता था। मोनार्की में क्या होता है कि एक राजा होता है, राजा के बाद जो रूल करेगा वो उसका बेटा ही करेगा, वो भी राजा ही बनेगा। इसे हम मोनार्की सिस्टम कहते हैं। 18th सेंचुरी के आते आते यहाँ पे अंग्रेजों का दबदबा हो गया और अंग्रेजों ने इंडिया पे रूल करना शुरू कर दिया। तो वहाँ पे इंडियन लोगों पे काफ़ी सारे अत्याचार होना शुरू हो गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि म्यूटिनी शुरू हो गई, विद्रोह होना शुरू हो गई। 1906 के अंदर दादा भाई नारोजी ने स्वराज की मांग की। स्वराज मतलब सेल्फ गवर्नेंस। दयानंद सरस्वती की बुक त्यार्थ प्रकाश से सब प्रभावित होकर स्वराज की मांग की। ये डेमोक्रेसी के बारे में एक छोटा सा इतिहास था। आई होप यू लाइक इट। देखिए ये हमारे देश की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। यहाँ पे जो लोग चाहेंगे वही होगा। जब 2014 में जब इलेक्शन हुए तो उससे पहले कांग्रेस रूल करती थी, वो भी काफ़ी लंबे समय से, जो कि हमारे देश की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। 2014 में आए बीजेपी। लोगों को लगा कि वो हमारे लिए अच्छा लीडर है तो लोगों ने उसे सेलेक्ट किया। फिर वो कंसेक्यूटिवली 2 साल से सत्ता में चल रहे हैं। जैसा कि आप दिल्ली में देख सकते हैं, वहाँ पे भी आप जो गवर्नमेंट है वो भी 2 टर्म से लगातार रूल कर रही है। लोगों को अपने लीडर्स पे भरोसा है। लोगों के पास ये पावर है कि उन्हें हर 5 साल में वो चेंज कर सकते हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जैसे डेमोक्रेसी में हमने आपको बताया कि यहाँ पे लोगों के पास पावर होती है। हम बात करते हैं डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप में एक पर्सन होता है वो जो पूरे देश पे कंट्रोल करता है। फिर होता है मोनार्की के अंदर एक राजा होता है, राजा का बेटा ही आगे रूल करेगा, तो एक हेरिडिटरी सिस्टम होता है। अब कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं जो काफी सारे जो गवर्नमेंट है, जो रूलर्स हैं वो फॉलो करते हैं। कम्युनिज्म, वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पावर, स्ट्रेंथ एंड फूड, मनी अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मतलब लोग अपनी क्षमता के हिसाब से काम करेंगे, उन्हें फूड और पैसा भी उनके ज़रूरतों के हिसाब से दिया जाएगा। सोशलिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ सब लोग बराबर हैं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं। सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी, जिसे हम मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी भी कहते हैं। जो लोग इन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं उन्हें मार्क्सिस्ट कहते हैं। कैपिटलिज्म जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, यहाँ पे लैंड फैक्ट्री के ओनर बिजनेसमैन होते हैं। यहाँ पे जो मेन पावर होती है वो बिजनेसमैन की होती है। यहाँ पे गरीब गरीब बनता जाता है, अमीर और अमीर बनते जाते हैं और गवर्नमेंट इसमें कोई ऑफेंस नहीं करती। माइंडसेट ऑफ इंडियन वोटर्स, देखिए जब लोग वोट देने जाते हैं तो उनके माइंड में एक सेंटर का लीडर होता है, जैसे लाइक अ प्रेसिडेंशियल रूल। प्रेसिडेंशियल रूल में लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्ट वोट देते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। तो हमें अपने एरिया के, हमारे अपने जो कंस्टिट्यूएंसी एरिया है वहाँ पे हमारे एमएलए और एमपीज़ को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन लोग अपने एमएलए और एमपीज़ को नहीं देखते, लोग वहाँ पे देखते हैं कि सेंटर में कौन है। तो चाहे आपका एमएलए और एमपी कितना भी अच्छा है या बुरा है, लोग उसको नहीं देंगे, वो डायरेक्ट उनको ही देंगे। लेकिन ये मैं हर किसी के केस में नहीं कह रहा, ये मोस्ट ऑफ द केस मैं बता रहा हूँ आपको। खैर ये सबका अपना एक ओपिनियन है, सबके अपने विचार है, तो इसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी डेमोक्रेसी के ऊपर, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।